हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट दो शब्दों से मिलकर ये चैप्टर बना है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स जो है ना, सिंपल से 4 चैप्टर है आपके सामने, 2 आप टर्म 1 एग्जाम में पढ़ चुके हो। अब यहां पे जो आपके सामने चैप्टर आया है, ये उन दोनों चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जब तक पूरा चैप्टर आप देखोगे आपको एहसास होगा कि हाँ सर, ये जो चैप्टर है ये पिछले 2 चैप्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बाद जो आएगा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यह जो वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, चैप्टर किस बारे में है। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है, मनी और क्रेडिट। मनी आप समझते हैं पैसा, दूसरी चीज क्या है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट भी एक तरह का पैसा ही है। ठीक है, लोन जो हो गया वो क्रेडिट की कैटेगरी में आ गया है। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर हम बेसिक्स को समझना स्टार्ट करें, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझना स्टार्ट करें, तो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे का क्या इस्तेमाल होता है? तो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे अगर आप देखोगे तो पैसा है तो सारे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है कि आप रोड पे निकलते हो, ठीक है, आपको रोड पे सब्जियां पसंद आती हैं, आप सब्जियां लेना चाहते हो, तो आप सब्जियां लोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अब बदले में क्या दोगे? आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भैया तुम्हारा ठेला आगे तक मैं धक्का लेता हूं, मुझे सब्जी दे देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे वहां पे? मतलब एक वो तरीका हो सकता है कि आप उन्हें लेबर दे दो अपना और उनसे बदले में सब्जी ले लो, ठीक है, लेकिन अब आपको अपने भी काम है तो आप ऐसा नहीं उसका ठेला धकवाओगे। वहां पे आप क्या करोगे? पैसा दोगे, सब्जी लोगे। ठीक, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ? तो कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मनी इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। आई होप आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। क्लियर हुआ? अब अगर जैसे आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पे 2 चीजें हैं, मनी एंड क्रेडिट है ना। तो मनी क्या हो गया? गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस में सर्विसेज भी पैसे के बदले में दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका हाथ चेक किया, टेम्परेचर देखा, ठीक है, और अपनी फी ली, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की और पैसा ले लिया। तो यहां एक मनी का आपको अपनी एवरीडे लाइफ में सिग्निफिकेंस समझ में आया। ठीक है, अब मनी के साथ साथ क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं कि मनी का ही इस्तेमाल हो, कुछ ट्रांजेक्शंस बिना पैसों के भी हो जाते हैं। कैसे? तो फॉर सम ट्रांजेक्शंस there might not be any actual transfer of money taking place now। ठीक है, मतलब जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तुरंत कोई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या देखने को मिलेगा? बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। आपको यह देखने को मिलेगा कि आप एक समय के बाद में पैसा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आप कहां गए? होलसेलर के पास में। तो आप तो शॉपकीपर थे, आपने होलसेलर के पास से सामान लेके आए बहुत सारा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि होलसेलर को आपने बोला कि भैया पैसे अभी नहीं है, पैसे बाद में दूंगा। मैं कब दूंगा? बाद में, जब ये सामान बेच दूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तब तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन हो गया। आपने होलसेलर से सामान तो लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, व्हाट यू डिड, यू प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आपने गुड्स क्रेडिट पे लिए थे, आपने गुड्स उधार पे लिए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, इकोनॉमी में ही आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पैसा नहीं गया, क्रेडिट पे गुड्स आ गया। तो इस तरह से मनी और क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी का एक एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, और किस तरह से क्या काम करता है वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द चैप्टर। आई होप आप कनेक्ट कर पाए। अब इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझते चलेंगे हम। तो देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताता हूं, तो आपके मन में कुछ सवाल आया होगा। क्या सवाल आया होगा? ये आप हो, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टार लगा के हम लिख सकते हैं क्या? स्टूडेंट्स जो है तो उनके मन में एक क्लियर सा सवाल यही आया होगा क्या, कि व्हाई ओनली मनी। ठीक है, आप जब मनी को इतनी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, मनी को ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो व्हाई ओनली मनी, पहला सवाल ये आता है। और दूसरा सवाल क्या आता है? देखो, दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। इन 2 सवाल के साथ में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चैप्टर को समझना है ना, तो 2 सवाल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आप मनी को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मान रहे हैं? व्हाई ओनली मनी? ठीक है, ट्रांजैक्शन किसी और चीज से भी सक्सेसफुल हो सकता था। चलो मान लिया कि मनी ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ कारण होगा तो मनी ही इस्तेमाल करेंगे। तो मनी से पहले, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, क्या सिचुएशन थी? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि ह्यूमन बींग्स जब
आए धरती पे तो अपने साथ ऊपर से पैसा लेके आए होंगे, उसके पहले भी तो ट्रांजैक्शंस होते होंगे, उसके पहले भी किसी को फल चाहिए रहता होगा, किसी को कपड़े चाहिए रहते होंगे, तब कैसे ट्रांजैक्शन होते थे। दो सवाल है, इन दोनों सवाल को पकड़ के रखना और यही एग्जाम में भी आएंगे। तो देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि हम जो भी सेशंस लेंगे तो उन सेशंस में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। उस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस बताते चलूंगा। टर्म टू एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। तो उस डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती है कि बस कल पेपर देने जाना है और आज सब पढ़ लिया आंसर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स रिक्वायर एफर्ट्स, तो आपको कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूसली लिखने वाली बात है ना, वो यहां से निकल के आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली राइटिंग हैबिट रखना पड़ेगी। अब लिखेंगे क्या, जब हमें पता होगा कि क्या सवाल पूछा जाएगा, तो सवाल मैं बताते चलूंगा। तो व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, हाउ ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू टेक प्लेस। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, सारे डायमेंशंस दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है। तो वो वाली बात रहेगी यहां पे। तो अब जैसे हम केस देखें कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, ठीक है, और व्हाई ओनली मनी। तो ये दोनों चीजों का मैं आपको दो केसेस से एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लो क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। शू मैन्युफैक्चरर मतलब समझ लेना, जूते हैं ये ऐसे, शू मैन्युफैक्चरर है। अब उस शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, उस शू मैन्युफैक्चरर को मान लीजिए अपने घर में अपने बीवी बच्चे जो हैं, तो उन्हें पालने के लिए क्या है, खाना निकालना पड़ेगा ना। तो उसे क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। अब वो क्या करेगा, उसे ग्रेन्स चाहिए तो ग्रेन्स कैसे लेगा। तो एक केस ये है कि जब आपके पास में इकोनॉमी में क्या है, पैसा है। अगर आपके पास इकोनॉमी में पैसा है तो वो क्या करेगा, अपने जूते बेचेगा पैसों के बदले में, और इन्हीं पैसों से क्या करेगा, इन्हीं पैसों से वो ग्रेन्स खरीद लेगा। केस वन सिंपल, ठीक है, केस वन सिंपल। तो व्हाई ओनली मनी, तो मनी फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन। समझ में आया ना, कि पैसा रहेगा इकोनॉमी में तो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाएंगे। अब क्या है, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, जब पैसा नहीं आया था इकोनॉमी में, उसके पहले कैसे ट्रांजैक्शन होते थे। तो उसके पहले ट्रांजैक्शन ऐसे होते थे कि ये जो शू मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, ये जो शू मैन्युफैक्चरर था, ये क्या करेगा, इसे ग्रेन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, ग्रेन्स वाले के पास जाएगा, जिसके पास ग्रेन्स होंगे ना, उसके पास जाएगा और उससे क्या बोलेगा, जूते ले लो, ठीक है, और ग्रेन्स दे दो, ठीक है। तो जूते ले लो और ग्रेन्स दे दो, ये सिंपल ट्रांजैक्शन होता, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होता। और इस ट्रांजैक्शन को हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं कि व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के बदले में गुड्स बेच रहे हो तो ये बार्टर एक्सचेंज होता है। बोलते सर ये भी आसान था ना, क्यों पैसा बनाया, ये सिंपल चल तो रहा था लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। तो मैंने आपको जो दो सवाल से हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दोनों के लिए एक एक केस बता दिया है, ठीक है, कि पैसा ही क्यों, क्योंकि पैसा फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शंस को, इजी हो जाता है, और पैसा नहीं था तब इस तरह से बार्टर एक्सचेंज होता था। इतनी चीजें समझ में आई आपको। तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का कंसेप्ट आपको समझना होगा। इकोनॉमी को, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जब समझते हो आप, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें समझते हैं। देखो क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास पैसा नहीं है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, इस पॉइंट को यहां पे बहुत अच्छी तरह से समझो कि व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, ठीक है। मतलब कि वो शू मैन्युफैक्चरर जो है, वो शू मैन्युफैक्चरर ग्रेन खरीदना चाह रहा है, उसे अपने बीवी बच्चों को पालना है, उसे गेहूं चाहिए खिलाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जिसके पास गेहूं है, अगर उसे जूते नहीं चाहिए होंगे तो वो क्यों अपने गेहूं जूते वाले को देगा। समझ में आई मेरी बात। What a person desires to sell, ठीक है, मतलब जूते बेचने वाला तो चाह रहा है कि मेरे जूते खरीद लो, ठीक है। अब क्या है, वो जो गेहूं बेचने वाला है, अगर वो क्या कह देता है कि नहीं मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो मान लीजिए मटके चाहिए, पॉट्स चाहिए, तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि अगर जैसे अगर आप देखोगे ना, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर पैसा नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, उस चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे, कि मैं जो बेचना चाह रहा हूं वो आप खरीदना चाह रहे हैं, और जब दोनों में ही एक कोइंसिडेंस बैठेगा तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। 1 मार्क्स में सिंपल शॉर्ट में क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब जो मैं बेचना चाह रहा हूं, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, ठीक है। और क्या होगा, अगर पैसा नहीं होता इकोनॉमी में तो हमें इस चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और इस तरह से जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब पैसा नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ
मनी, दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो जब पैसा नहीं होगा तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे आप? बार्टर एक्सचेंज कहेंगे, या फिर इस तरह के सिस्टम को आप बार्टर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जहां पे गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली, ठीक है एक बार रुक जाओ, क्या हो गया इसको, तो इस तरह का जो सिस्टम रहेगा उसे क्या कहेंगे? अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, तो पैसे का कोई झोल ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स बदल रहे हैं, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझ में आया आपको। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम। अगर आपको गुड्स के बदले गुड्स बदलना है तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम, ये चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। अब आप सोचोगे कि सर फिर मनी, ये जो पैसा है इकोनॉमी में उत्पन्न क्यों हुआ, समस्याएं वहीं से जनरेट हो रही है, तो ये उत्पन्न क्यों हुआ? देखो क्या होता है, बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थी। क्या सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी, अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली सिचुएशन डेवलप नहीं होगी तो दी ट्रांजेक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन बार्टर सिस्टम। क्लियर हुआ? फिर क्या दूसरी चीज है बार्टर सिस्टम में, पता है स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं है। गेहूं वाला इंसान जो है ना, जिसके पास गेहूं है, तो उसका गेहूं ऐसा नहीं कि जीवन भर अपने गेहूं के ऊपर बैठा रहेगा, वो एक समय के बाद खराब हो जाएगा, तो चीजें पेरिश होती है। पैसा पेरिश नहीं होता है, चीजें पेरिश हो जाती है, तो इस कारण से क्या लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। ठीक है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ में क्या है, फिर आप जैसे देखेंगे ना कि बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन ये भी होती है, ये सब 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली चीजें हैं वैसे तो, क्या कि बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये भी हो जाएगी आपके सामने कि एग्जैक्ट वैल्यूज को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मेरे पास मार्कर है, ठीक है, आपके पास में क्या, आपके पास में कार है, अब मुझे कार चाहिए और बदले में मैं मार्कर दूंगा, तो ये ट्रांजेक्शन मतलब ये कोई इसका इस बात का कोई सेंस बनता है? ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से बार्टर सिस्टम जो है, ठीक है, बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थी और इन लिमिटेशंस को खत्म करना है अगर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको एक मतलब ये बार्टर सिस्टम हो गया। ठीक है, इन लिमिटेशन को अगर खत्म करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल बना पाए, और वो क्या होगी, वो होगी मनी। ठीक है, तो इकोनॉमी विथ मनी, अगर इकोनॉमी में पैसा होगा तो इट विल एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आगे ना समझ में कि बार्टर सिस्टम में बेसिक प्री रिक्विजिट कंडीशन ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी। तो जब इकोनॉमी में पैसा होगा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, तब क्या होगा, तब आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे। तब आपके सामने सीधा सा टारगेट रहेगा। क्या सीधा सा टारगेट रहेगा आपके सामने कि आप गुड्स के बदले मतलब आप क्या करेंगे, आप पैसों के बदले गुड्स खरीद लेंगे और बेच लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो मनी विल एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से, मनी विल एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, देयरफॉर what we will say that money acts as a medium of exchange। ठीक है, money as a medium of exchange। यहां एक सवाल बनता है, ठीक है, 2 मार्क्स में एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन। तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस स्मूथली। ठीक है, मनी विल एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द बार्टर एक्सचेंज, मनी हेल्प्स इन दी ट्रांजैक्शंस। क्लियर हुआ? तो उस तरह से क्या हो जाएगा, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। मतलब आप कुछ भी खरीदना है आपको, पैसे से खरीद लो। जितना हो सकता था उतना डिटेल में मैंने समझा दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि सीधे घुस गया आपके दिमाग में ये कंसेप्ट कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अब हम यहां से हमारे चैप्टर की एक फाउंडेशन बना चुके हैं, एक टॉपिक इनफैक्ट आपने पढ़ लिया मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला। समझ में आया? What are we going to study in this chapter? और क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अब मनी की अगर बात करें तो पैसा क्या है, ठीक है, पैसा जैसे अगर आप देखोगे तो हाथ का मैल है, कभी भी निकल जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे मतलब फिलोसफी से अलग जाके अगर बात करें तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप क्या देखोगे, करेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिपॉजिट्स विद बैंक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ये 2 होता है, इन दोनों को समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है। अब बैंक जो होता है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में व्हेन इट कम्स टू मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। पैसा का, लोन का, इन सारी चीजों की जब अगर बात करते हैं तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे हम चेक के बारे में भी पढ़ेंगे, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक समझेंगे कि बैंक आखिर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। विजय माल्या लेके भाग जाता है, फिर भी बैंक चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स क्या है वो समझने वाली चीज है। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो यहां पे देखो लोन जो होता है ना, जिसे बोलते हैं कि लोन में डूब गए और लोन से तर गए, मतलब लोन किसी को फायदा देता है, किसी को नुकसान देता है। तो वो 2 अलग अलग डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन क्या है, वो दोनों चीजें 2 स्टोरीज से समझेंगे।
टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब किसी को भी अगर लोन मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, तो वो यूं ही नहीं दे देते ना, उसमें क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझेंगे हम यहाँ पे। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब लोन लेने के भी एक नहीं अनेक तरीके होते हैं, तो डिफरेंट जो क्या है, हम क्या कहेंगे कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स है ना, वो हम यहां पे पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो ना हो वो नहीं पता है, लेकिन इस टॉपिक को समझना कि क्यों बैंक्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जरूरत है इस समय देश को, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या स्थिति है, ठीक है, किसको कहां से लोन मिल रहा है, किस चीज की जरूरत है, वो सब कुछ, और अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दिया है कि किस तरह से हम लोगों को कह सकते हैं फाइनेंशियली रेजिलिएंट बना सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये टॉपिक की मदद से, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ठीक है। तो इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक जो हैं हम क्या करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को अनफोल्ड करते जाएंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो चीजें हमें क्लियर हो गई, हमें चैप्टर की थीम समझ में आ गई थी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया था। अब अगर बात करते हैं तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करते हैं, तो देखिए मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन यूज किया जाता है, ये हम पिछले वीडियो में हेंस प्रूफ कर चुके हैं। अब लेकिन सवाल आता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, तो ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो आज जो आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी देख रहे हैं ना, करेंसी देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, ये हमेशा से ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था, तो पहले जैसे आप देखेंगे कैटल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। मेरे पास 50 गाय हैं, वो 50 गाय मैंने किसी को दे दी, बदले में उससे गेहूं ले लिया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो उस समय इंसान की ज्यादा जरूरतें भी नहीं होती थी, ह्यूमन बींग्स का मोटिव ही एक होता था, बस सरवाइव कर जाएं। आज पैदा हुए हैं, आज सुबह उठे हैं, तो आज के खाने की चिंता है, बस शाम के शाम में समझी जाएगी, कल की कल को समझी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करते चले गई तो कॉम्प्लेक्स होती गई चीजें, ठीक है। फिर क्या है, फिर इन्वेंशन हुआ, तो किसी को इन्वेंट हुआ, किसी को ऐसा आइडिया है कि यार ट्रांजेक्शन में, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन है, कुछ मनी जैसा इन्वेंट कर दिया जाए, तो वो ग्रेन्स का इस्तेमाल होता था, कैटल्स का इस्तेमाल होता था, फिर धीरे से प्रीशियस मेटल्स का इस्तेमाल होना चालू हो गया। प्रीशियस मेटल्स मतलब क्या है कि फिर सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ, क्यों, क्योंकि सोने चांदी की अपने आप में वैल्यू थी, वो प्रीशियस मेटल थे। फिर क्या है, आज आप जैसे देख रहे हो, तो आज आपको क्या देखने को मिलता है, पेपर नोट देखने को मिलता है। अब पेपर की अपने आप में कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, लेकिन उसे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों। तो इस सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आगे बढ़े हम, तो हमारे पास में ये कहानी आती है क्या, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो करेंसी इज वन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी इज वन ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स और करेंसी जो है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर नोट और करेंसी नहीं, पेपर नोट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेपर नोट और कॉइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉइन कर सकते हैं, कॉइन। तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो करेंसी है, करेंसी में जैसे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। अब आपको एक इशू यहां पे नजर आ रहा होगा, क्या, कि जैसे चलो पहले जो करेंसी की तरह, पहले जिस चीज को मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, कैटल्स वगैरह, तो वो हमारे यूज की चीज थी, इसके लिए हम उसके बदले में सामान दे देते थे या ले लेते थे, ठीक है। प्रीशियस मेटल की अपने आप में वैल्यू होती थी। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी की आप बात कर रहे हो ना, तो करेंसी की अपने आप में क्या वैल्यू है, ठीक है। इशू यही है कि मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। अब जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा क्या कि पहले गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे, तो उनकी अपने आप में वैल्यू थी। चलो उस पर 1 रुपया लिखा है, तो 1 रुपया कोई ना भी दे, लेकिन वो सोना है, सोने की तो आप वैल्यू दोगे ना हमें, ठीक। तो इस कारण से क्या है कि पहले प्रीशियस मेटल्स के कॉइन होते थे, वो करेंसी की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, कि उनके लोगों को विश्वास रहता था कि यार चलो कोई इससे बदले में सामान नहीं भी देगा, तो ये सोना तो है, सोने के बदले में सामान दे देगा वो मुझे, सोने का सिक्का है ना। तो पहले लोग ऐसा बिलीव रखते थे, ठीक है। ग्रेन्स और कैटल्स की बात करें तो वो एवरीडे यूज की चीज थी, तो उससे ट्रांजैक्शन हो जाता था बार्टर एक्सचेंज में, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न करेंसी को देखोगे ना, तो मॉडर्न करेंसी का तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। सवाल आता है क्यों, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना कि ये जितनी भी चीज बताई मैंने आपको, जैसे क्या बताई, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि प्रीशियस मेटल है, तो प्रीशियस मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अपने आप में वैल्यू है कुछ, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है ना, मॉडर्न करेंसी मतलब पेपर नोट है, वो 20 पैसे का पेपर होगा, लेकिन उस पर 2000 लिखा है, तो चल रहा है भक्का भूर 2000 का नोट, ठीक है। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो जो
2000 का नोट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, उसकी क्या है, उसकी फिएट वैल्यू है, ठीक है, उसकी फिएट वैल्यू है। जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर छुपी हुई वैल्यू, छुपी वैल्यू क्या है कि अब चलो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर आज एक बड़ा सा मतलब एक पेपर का टुकड़ा लिया, जितना 2000 का नोट आता है उससे बड़ा टुकड़ा लिया, उस पर बढ़िया सजा के 2000 लिख दिया और दे दूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है, आप नहीं करोगे। मेरा साइन करके दे दूंगा बस, तो भी करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो जिसे आप मनी मान के चल रहे हो, वो मनी आपके या मेरे लिख देने से नहीं बना है, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। एक बार चीजें समेटे हम, देखो कैसे है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आज के समय में जिस चीज का मॉडर्न करेंसी में जो पेपर नोट और कॉइन आते हैं ना, तो पेपर नोट और कॉइन के साथ समस्या यह है कि ना तो वो प्रीशियस मेटल की तरह प्रीशियस है, ना वो एवरीडे यूज की चीज है, उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो फिएट वैल्यू कैरी करता है। पेपर है, आप फाड़ के भी फेंक सकते हो जैसे दूसरे पेपर फाड़ते हो, लेकिन नहीं फाड़ते हो। क्यों? तो सवाल यही है कि देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करा क्यों जाता है? ठीक है, तो उसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर आप समझोगे ना तो इट इज इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ने उसे ऑथोराइज किया है, इस कारण से उसकी वैल्यू है। समझ में आया? उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसे गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने ऑथोराइज किया है। इट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो तो उस देश की सरकार ने उस चीज को बोला कि बेफिक्र होकर ले लो, कागज का टुकड़ा है तो क्या हुआ, मेरा साइन है उस पर, मेरा इन द सेंस कि गवर्नमेंट का साइन है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का। एक होमवर्क क्वेश्चन दूं, बताना मुझे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एट प्रेजेंट अभी की स्थिति में 2021 में कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा खैर सुनो, अब क्या होता है ना, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं चीजें तो दो एडवांटेज हैं। दो एडवांटेज क्या है कि मैं आपको एक तो सब कुछ डिटेल में बता देता हूं, दूसरी चीज मैं आपको हर एंगल दिखाते चलूंगा, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अब यहां पे अगर सवाल ये आ जाता है आपका कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, विच इंक्लूड्स करेंसी, करेंसी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ इट्स ओन, still it is accepted as the medium of exchange. Why? ठीक है, why currency which do not have value of its own, which do not have any intrinsic value is accepted as the medium of exchange. तो करेंसी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मान रहे हो? तो सवाल सीधा सा है, क्या मतलब इस सवाल का जवाब सीधा सा है, बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है, देश की सरकार जो है, उसने उसे ऑथोराइज किया है। सरकार के बिहाफ पे कौन करता है? तो हु इज ऑथोराइजिंग द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, या फिर कह सकते हैं हु इज ऑथोराइजिंग द करेंसी इन द कंट्री? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या देख रहे हैं? इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइजिंग दोज पेपर नोट्स, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वही वाली बात है कि मैं अगर एक सुंदर सी ड्राइंग, सब कुछ ऐसा ही दूंगा, गांधी जी भी बनाऊंगा, उस पर 100 भी लिखूंगा, सब कुछ, तो भी अगर आपको नोट दूंगा आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ये जो नोट ऐसा वाला आएगा ना, ये एक्सेप्ट कर लोगे आप, ठीक है। क्यों एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आगे ना समझ में? तो किसी को साइन करके पेपर पे लिख के मत देना, जेल हो जाएगी आपको। तो गवर्नमेंट के अलावा नकली नोट, हम जो बोलते हैं ना, नकली नोट क्यों है? नकली में भी सेम टू सेम बना देंगे, लेकिन फिर भी नकली है वो। क्यों नकली है? इसलिए क्योंकि वो किसी और ने इशू किया, गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, गवर्नमेंट की गिनती में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो कारण होता है। आप कहीं भी दुकान पे जाओगे तो नकली और असली इसलिए देखा जा सकता है, ठीक। तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। अब ये चीज भी आपको समझना होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस उस पेपर के नोट में इसीलिए रहता है, हम उसे मनी की तरह इसीलिए मानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि ये हमने इशू कर दिया है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे इस्तेमाल किया जाएगा और कोई और इसे इशू नहीं करेगा तो नकली बन नहीं सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो उसके ऊपर भी लीगल एक्शन ली जा सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हो गया, किसी का दिमाग ऐसा चल गया, किसी ने टॉपिक, ये वीडियो देख लिया मेरा, उसने सोचा हाँ यार क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेट वैल्यू है, पेपर का नोट ही तो है, मैं तो इससे अच्छा लोगों से बोलूंगा कि आप मुझे सोना ला के दो तो ही सामान दूंगा, ठीक है। और वो दुकान पे अपनी बैठा है, आप सामान लेने गए, आपने सामान ले लिया, उसको पैसे दे रहे हो तो बोल रहा नहीं इसकी पेपर के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप तो ऐसा बोलोगे कि अब क्या करूं मैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज। इन इंडिया की बात की जा रही है। अब आप अमेरिका पहुंच गए और 10 रुपए का नोट दे रहे हो तो अमेरिका में मना बोल देंगे वो, क्यों? क्योंकि वो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा जो इशूड करेंसी रहेगी उसे एक्सेप्ट करेंगे ना, वो केस रहता है। तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, ठीक है। तो रुपीज को यहां पे क्या है, लीगल बैकिंग मिली है, कंट्री के अंदर लीगल बैकिंग मिली है, उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। तो अब जब इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं तो दिखती बात है कि वो पेपर का हो, कपड़े का हो,
हवा में हो ना हो, डिजिटल पेमेंट हो, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया ना? क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी आता है, करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, पेपर नोट है, लेकिन स्टिल इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टिल इट इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाई? तो दिस इज द रीजन, दीज आर द रीजंस। समझ में आ गया ना? लिखोगे एक आंसर सुंदर सा 3 नंबर में बन सकता है, 2 नंबर में बन सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बने, लेकिन आंसर बनना चाहिए आपको। तो साथ ही साथ में क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, तो करेंसी तो एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। दूसरा अगर जैसे देखोगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दूसरा एक और जो एग्जांपल है वो क्या है? दूसरा है डिपॉजिट्स विथ बैंक। डिपॉजिट्स विथ बैंक भी पैसा है, मतलब कि डिपॉजिट्स विथ बैंक पीपल हैव इज आल्सो अ टाइप ऑफ मनी। आपके बैंक अकाउंट में अगर मान लो 2 लाख रुपए हैं तो वो क्या है? वो भी आपका एक क्या हो गया? एक तरह का पैसा ही हो गया ना। ऐसा दिख नहीं रहा है, हार्ड कैश जो रहता है जेब में रख के घूम सकते हो, लेकिन वो बैंक जेब में रख के नहीं घूमोगे, वो बैंक में आपका पैसा रखा हुआ, वो भी आपका ही पैसा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि सर लोग जमा करते क्यों है पैसा? लोग जमा इसलिए करते क्योंकि उसके एडवांटेजेस है। समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जैसे मान लो कि सैलरी मिली, आपको मिली, ठीक है, अब जो सैलरी मिली तो सैलरी का एक ही हिस्सा आप खर्च करोगे ना, तो अब क्या करोगे? बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कैश है आपके पास, उस एक्स्ट्रा कैश को घर में रखोगे, चोरी होगी तो, ठीक है। अब लोग घबरा गए होंगे कि फटाफट पापा आप तो पैसे जमा करके आ जाओ बैंक में, नहीं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैश जो है घर में रखने से कोई एडवांटेज नहीं है, उल्टा थ्रेट है कि घूम गया, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, जो अपने पास एक्स्ट्रा कैश रहते हैं, ठीक है, तो पीपल डिपॉजिट इट विथ बैंक, ठीक है। अब क्या करते हैं लोग बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं बढ़िया सा, ठीक है, और जो बैंक पसंद आती है उसमें खुलवा लो। तो वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करोगे? आप अपना पैसा उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे। सवाल, हमारा पैसा है, हम क्यों देने जाए बैंक वालों को, ठीक है। तो उसके एडवांटेज है क्या कि बैंक्स पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो जो आपने पैसा बैंक में रखा है ना, बैंक क्या बोलेगा कि आप पैसा हमें दो, हम आपको और बढ़ा के देंगे पैसा। बैंक मतलब उनके पास इधर से ऐसी कोई स्कीम है क्या इधर से पैसा डालो उधर से बढ़ाओ के निकलेगा? नहीं, स्कीम है, वो स्कीम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो सवाल है ना कि लोग बैंक में पैसे क्यों डिपॉजिट करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है कि हम डिपॉजिट विद बैंक जो है वो हमारा ही पैसा है, हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। बैंक में डिपॉजिट करने का एडवांटेज, क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन एक ये बन जाएगा यहाँ पे। तो बैंक पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। आपने अगर 100 रुपए रखे हैं तो आपको 1 साल बाद क्या है 103 रुपए लौटाएगी बैंक, ठीक है। तो बढ़ गया ना पैसा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बैंक पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, पीपल्स मनी इज सेफ। घर में चोरी हो जाएगा, ठीक है, तो आप रिपोर्ट ही लिखवा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। बैंक में आपका पैसा सेफ है। बैंक अगर, अब वो बात अलग है कि माल्या लेके भाग जाए तो उसमें फिर कोई मतलब कह सकते हैं एक तरह से क्या है कि वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, लेकिन बैंक में क्या है वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बंदूक लेके, तो बैंक में आपका पैसा रिलेटिवली सेफ है आपके घर की अपेक्षा। फिर क्या है, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और फिर क्या है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक वालों ने ताला लगा के रख दिया कि निकालने नहीं देंगे जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी। आप आपका पैसा निकाल सकते हो कब? जब आपकी जरूरत हो, जब आपकी डिमांड हो, ठीक है, डिमांड हो। तो मनी डिपॉजिटेड विद बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। अब जब आप अपनी डिमांड पे उसे विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, जैसे एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं हम, बैंक में जाके पैसे निकाल लेते हैं ना, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। आ गया समझ में? तो व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपने क्या देखा? करेंसी, करेंसी के साथ साथ में डिपॉजिट्स विद बैंक which can be withdrawn on our demands, therefore they are known as demand deposits, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है कि जब आपकी डिमांड हो तब आप निकाल लो, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है? द मनी, your money which is deposited with the bank, सिंपल सी चीज, and which can be withdrawn on your demand, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब डिमांड डिपॉजिट ऑफर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। चेक जो होता है ना वो एक अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो डिमांड डिपॉजिट्स पे आपको ऑफर की जाती है। चेक क्या होता है? चेक कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को चेक का एक आइडिया था इस वीडियो को देखने से पहले, और नहीं था तो मैं आज आपको चेक बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। चेक को चेक करते हैं मन। तो देखो क्या है, अब आपका पैसा है बैंक में, तो वो पैसा आप ही का है, सेफ है, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, आप एक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो। लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती तो आप क्या करते हो? बैंक में जाके ऑन योर डिमांड यू कैन विड्रॉ दैट, देयरफॉर इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। अब क्या हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज को ऑफर करता है। आपको डर है कि मैं बैंक में जाके पैसा निकालूंगा ना, तो पैसा निकालूंगा तो पैसा निकाल के जब घर आऊंगा वापस तो रास्ते में गुंडे मिल जाएंगे, छुड़ा लेंगे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मैं कैश रखूं ही ना अपने पास, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट पे एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी होती है चेक की, ठीक है। तो एक चेकबुक इशू की जाती है आपको। अब वो चेकबुक का काम क्या होता है? चेकबुक का काम ये होता है कि वो आप एक पेपर नोट है, एक तरह का कह सकते हैं, एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट कर देता है बैंक को कि भैया
मेरे नाम से कोई पैसा लेने आएगा ना तो उसे पैसा दे देना। अब आपका नाम तो मुझे भी पता है, मैं आपके नाम से चलेगा निकलवा लिया तो एक प्रूफ जो रहेगा, एक पेपर प्रूफ जो रहेगा वो चेक के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो चेक की डेफिनेशन 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके पीरियोडिक टेस्ट में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर जैसे हम यहां देखें तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें आ गई यहां पे। क्या है? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, ठीक है, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या है कि जिसका अकाउंट है, आपका अकाउंट है बैंक में, तो आपके अकाउंट, मेरे अकाउंट से थोड़ी पैसा निकालेंगे, आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट से निकालेंगे, तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सके इस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए एक पेपर है। ठीक है, एक पेपर है। ठीक है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। किसे देना है पैसा? जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है। ठीक है, यहां पे दो लोग हो गए, एक आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, आपके पास चेकबुक है, चेकबुक में एक पेपर है जिस पेपर पे आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि भैया जो इंसान है, मतलब मुझे दे देना पैसा। ठीक है, तो जो इंसान है उसे कितना पैसा देना है, उसे जितना भी पैसा देना है उतने पैसा आपने लिख दिया, उस इंसान का नाम लिख दिया दिगराज सिंह राजपूत, और आपने वो चेक मुझे दे दिया। तो मैं बैंक में जाऊंगा ना, तो बैंक को पता है कि हमारे पास में डिपॉजिट है आपका। ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम आपका नाम कुछ भी रख देते हैं, चलो ठीक है। तो आपने आपके बैंक अकाउंट से मुझे पैसे निकालने की परमिशन दे दी और परमिशन चेक के थ्रू दी है। तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। इसके एडवांटेज क्या अभी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले चेक समझ लो। देखो क्या है, तो आप ही की बुक का है, अगर यहां क्लियर नहीं हो रहा तो बुक खोल लो। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो चेक में क्या हो रहा है, चेक में आपको एक पेपर रहेगा, ये अब ये किस भारतीय स्टेट बैंक का है, तो यहाँ पे ब्रांच कोड, IFSC नंबर वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है, किस बैंक का चेकबुक है वो एक डिटेल हो जाती है। फिर क्या है? अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर किसका है पता है? तो एक मिनट, ये लो दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये वाला जो अकाउंट नंबर है, ये वाला अकाउंट नंबर है आपका। ठीक है, आपके अकाउंट में से पैसे निकलना है ना, आपकी चेकबुक है तो आपका अकाउंट नंबर होगा। फिर क्या होता है? फिर ये अकाउंट नंबर यहां आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो स्पेस रहती है ना, ये वाली स्पेस, ठीक है, यहां पे ये वाली स्पेस है, ये प्रेम कुमार। अब प्रेम कुमार कौन है? तो प्रेम कुमार मतलब जिस इंसान को चेक दिया जा रहा है, जिस इंसान को बोला गया है ना कि इन द टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, तो यहां पे दिगराज सिंह राजपूत भी लिख सकते हो, बुराई नहीं है कुछ। ठीक है, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि प्रेम कुमार जो है, तो प्रेम कुमार वो इंसान है जिसे पैसा दिया जा रहा है, प्रेम कुमार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसको पे करना है? रुपीस, कितना पैसा पे करना है वो भी यहां लिखा है, तो 57,000 ओनली। ठीक है, 57,000 ओनली, तो 57,000 यहां लिख दिया कि कितना पैसा यहां पे करना है आपको। ठीक है, कितना पैसा पे करना है, ये 57,000 रुपीज यहां पे लिख दिया। फिर उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो, तो ये एक चेक नंबर होता है। चेक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा चेक नंबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में, जब चेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चेक पे चेक नंबर होता है और कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, तो इसमें हमें सिर नहीं लड़ाना है, वो बैंक का काम है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये एक पेपर है जिसपे आपने क्या दे दी, पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। आगे ना समझा, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग। अब वो ऐसा तो नहीं कि पेपर जाके खुद बोलेगा कैशियर से कि भैया भैया इनके बैंक अकाउंट में से इतना पैसा निकाल दो, उस पर आपने सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे? किसे दिया जा रहा है उसका नाम, जिसके अकाउंट से दिया जा रहा है उसका अकाउंट नंबर, अमाउंट कितना है, ठीक है, रेफरेंस के लिए क्या है, एक चेक नंबर रहता है कि चेक नंबर कौन सा था। फिर उसके अलावा क्या रहता है कि जिसका अकाउंट है ना उसके साइन, आपने मूवीज में नहीं देखा धोखाधड़ी हो जाती है, नकली साइन बना देते हैं। ठीक, तो उस तरह से क्या है, उस तरह से साइन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो अकाउंट होल्डर है, जिसके अकाउंट से पैसा निकलना है, तो उसकी हाँ आपको कैसे समझ में आएगी? उसकी हाँ समझ में आएगी जब उसका साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपका अगर अकाउंट है तो आपका साइन होगा यहाँ पे ये। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलती है, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किसमें? चेक में देखने को मिलती है। अब देखो क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट्स जो है, डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो क्या है, वो एक तरह का पैसा है। ठीक है, अब वो डिमांड डिपॉजिट पैसा है, वो डिमांड डिपॉजिट इसलिए क्योंकि इट कैन बी विड्रॉन ऑन योर डिमांड। ठीक है, अब क्या होता है, उस डिमांड डिपॉजिट को सेटल, मतलब उस डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकालने के लिए चेक एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह रोल प्ले करता है। एक पेपर है विच इज इंस्ट्रक्टिंग द पर्सन टू विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम दी पर्सन हुज अकाउंट इज देयर इन दी बैंक। ठीक है, टू दी पर्सन इन हुज नेम दी चेक हैज बीन इशूड। ये डेफिनेशन ध्यान रख लेना। अब इसका एडवांटेज क्या है पता है? एडवांटेज ये है कि आप बिना कैश के ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो। मतलब क्या होता है, अगर मान लो चेक जैसी चीज नहीं होती, तो मुझे अगर किसी को पैसा देना है तो मैं बैंक में जाता, पैसा निकालता, वो कैश अपने घर लेके आता, चोरी हो जाता तो, ठीक है, और फिर वापस किसी को कैश से देता और वो इंसान वापस जाके बैंक में डिपॉजिट करता।
ठीक है। तो इतनी पूरी प्रोसेस को हटाने के लिए चेक सिंपल सी चीज है ना कि एक पेपर से इंस्ट्रक्ट कर दो, एक पेपर से इंस्ट्रक्ट कर दो। तो चेक भी दो तरह के होते हैं, मतलब चेक एक ही तरह का होता है। मान लो कि तुम बोल रहे नहीं मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो हाथ में ही पैसे चाहिए, तो मैं इतना सारा लिख के दे दूंगा, ठीक है, इतना सारा लिख के दे दूंगा, आप बैंक में जाओ, बैंक वाले आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। मैं नहीं गया बैंक में, मुझे पैसा नहीं निकालना पड़ा, मेरे बिहाफ पे मैंने मतलब इंस्ट्रक्ट कर दिया, बैंक ने आपको मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के दे दिए कैश। अब मान लो क्या मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं कैश का तो ट्रांजेक्शन ही ना हो, हम तो मेरे अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में चले जाए, तो उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है। और मान लो कि आप बोलोगे सर यूपीआई कर देंगे ना, वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जब ये एनसीईआरटी लिखी गई थी तब इतना डेवलप्ड नहीं था ऑनलाइन पेमेंट, तब क्या होता था, तब जैसे बैंक से बैंक में पैसा पहुंचाना है तो आप चेक के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर देते हो, चेक के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर देते हो और यहां पे लिख देते हो अकाउंट पे ही। अकाउंट पे ही लिखना नहीं होता है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। तो जैसे ये एक चेकबुक है ना, चेकबुक का एक पेज है, तो उस पे आप ऐसे कोने पे 2 लाइन खींच दोगे ना, तो ऐसे इशारा कर देते ना अपन कभी कभी किसी चीज का, तो वैसे इशारा हो गया। ये क्या इशारा हो गया कि आपने बैंक को बोल दिया कि दिस the amount written in this check should be transferred into the bank only, कैश मत देना। रिकॉर्ड रखने के लिए आप क्या करना, रिकॉर्ड रखने के लिए उस पे 2 लाइन खींच देते हो तो वो अकाउंट पे ही चेक बन जाता है। अगर ऐसी 2 लाइन लिखी रहती है, देखो इस चेक पे लिखी है यहाँ, तो वो क्या होगा कि उसका पैसा सीधा अकाउंट में ही जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। तो ये चेक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या इस्तेमाल होता है वो समझा दिया। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, वो सेटल किए जा सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ कैश। आपने पेपर इंस्ट्रक्शन से काम चला लिया है, ठीक है। तो यहां पे हमारे यार टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप क्या क्या सीखे। देखो 2-3 चीजें सीख गए आप कि मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी आता है, करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक जो है, तो आपका एक्स्ट्रा कैश जो आपने बैंक में रखा वो भी आपका पैसा ही है, ठीक है, आपका पैसा ही। उसमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी चेक की होती है, चेक के बारे में हमने पढ़ लिया, चेक पे क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गए सारे कोने, मतलब ऐसे होता है ना सारे कोने चित हो जाते हैं, तो वैसे हमने टॉपिक के सारे कोने चित कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इंटरेस्टिंग चीज ये पढ़ेंगे कि आखिरकार ये बैंक ऐसा क्या करता है सर, बैंक कि हमारे पैसे डिपॉजिट करता है, संभाल के रखता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी रखता है, उसकी भी सैलरी देता है, और उल्टा 100 पे 103 रुपए हमें दे देता है, मतलब सबको फायदा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बैंक जो है पैसों का क्या करता है, बैंक की लोन एक्टिविटी क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहां पे कि यह जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप क्लास 10th में आपके सिलेबस में आएगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो इन जनरल सभी को पता होना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। हम सोचते हैं बार बार कि बैंक आखिरकार ऐसा करता क्या है, मतलब पैसे हम डिपॉजिट भी कर दो, हमें इंटरेस्ट रेट भी दे देता है, लोगों को सैलरी भी दे देता है, ठीक है, अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में सब फर्नीचर से लगा के एसी वगैरह सब मैनेज कर लेता है। पैसा कहां से आता है बैंक के पास में, ठीक है। उल्टा जो लोग पैसा बैंक में रख के आते हैं उनको और ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक। तो ये जो सारे सवाल है ना आपके मन में, इन सारे सवालों का समाधान आपको यहां मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है कि आप इस लेंडिंग एक्टिविटी को समझें। सिंपल है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक। अब देखो आपने पिछले वीडियोस में क्या देख लिया, पिछले वीडियोस में आपने बेसिक्स देखे हैं। बेसिक्स कैसे देखे हैं कि बैंक जो होता है तो मतलब इकोनॉमी जो है, तो इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट दो चीजों को आप देख रहे हैं। तो मनी वाला पार्ट जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आपने करेंसी मतलब पेपर नोट्स और कॉइन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में डिपॉजिट्स विद बैंक जो है वो भी एक तरह का पैसा है, आपका ही पैसा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बैंक में आपने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया है, बैंक क्या करेगी, अचार डालेगी उस पैसे का? नहीं। तो बैंक क्या करती है उस चीज को समझते हैं। अब ये जो कहानी समझना है हमें, तो सवाल ये कि व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो पूरी कहानी को समझना है, आसान तरीके से समझेंगे। कुछ कुछ कैरेक्टर्स उन्हें ध्यान में रखना है। कैरेक्टर्स मतलब क्या है, कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ बोरोवर्स होते हैं। डिपॉजिटर्स वो लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, बोरोवर्स वो लोग जो पैसा बोरो करते हैं। और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, सर्वर डाउन वाले, मतलब जो बैंक में बैठे रहते हैं एम्प्लॉइज, ठीक। तो यहां पे डिपॉजिटर है, ठीक है, बोरोवर है और एम्प्लॉइज है। ये 3 कैरेक्टर हैं। एम्प्लॉइज का इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो, वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें भी ले लिया, हमने कंसीडर कर लिया। अब डिपॉजिटर्स क्या करते हैं आपको पता है? डिपॉजिटर्स मतलब क्या है? डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिटर्स कौन है? जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। और बोरोवर्स कौन है? बोरोवर्स वो लोग हैं जो पैसा बोरो करते हैं, लोन लेते हैं।
लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, वैसे वाले नहीं, वापस लौटाने वाले हैं, ठीक है, वापस लौटाने वाले हैं ये। तो अब देखो क्या डिपॉजिटर बोरोवर समझ में आ गए। अब कुछ फिगर्स हैं वो भी ध्यान रखना, तो आपको चीजें और आसान हो जाएगी। कि मान लो फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी में जितने भी लोग, जितनी भी आम जनता जनार्दन है, पब्लिक है, वो अपना पैसा डिपॉजिट करने गई, सबने अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया, और पैसा डिपॉजिट करके कितना पैसा डिपॉजिट किया उन्होंने, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख की अगर हम बात करें तो 10 लाख 10 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिए, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अब ये जो बोरोवर है इधर, ठीक है, बोरोवर लोन लेने आएंगे, अभी नहीं आए हैं, तो अब देखो क्या मिलेगा, डिपॉजिटर्स अपना पैसा जब डिपॉजिट करेंगे ना, तो पीपल मेक डिपॉजिट्स और बदले में पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो बदले में आम जनता जो है, तो जब अपना पैसा निकालने जाएगी तो बैंक उन्हें ऐसा नहीं कि आधा काट के देगी, बोलेगी 10 लाख तो ले ही जाओ अपने साथ में, आपने हमारे पास आपका पैसा डिपॉजिट किया था तो हम आपको बदले में क्या दे रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पर दे रहा है कौन, बैंक दे रहा है। तो पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो मान लो क्या है कि 5% का इंटरेस्ट दिया बैंक ने इन लोगों को, ठीक है, तो इन लोगों की इनकम तो प्लस हो जाएगी। तो 10 लाख पे 5% का इंटरेस्ट मिल गया, मतलब 50,000, ठीक है। तो 50,000 जो है, तो 50,000 का क्या मिल गया, 50,000 का एक तरह से, जैसे अगर आप देखोगे तो 50,000 का उन्हें इंटरेस्ट मिल गया उस पर, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को ज्यादा पैसा मिल गया, जितना डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा मिल गया, बहुत बढ़िया है। बैंक ने क्या मतलब ऐसा स्कीम चल रही है क्या कि 21 दिन में पैसा डबल टाइप से, कि बैंक ने पैसा डबल कैसे, मतलब बढ़ा कैसे दिया, ठीक है। ये आपके मन में सवाल आया होगा, भी जवाब मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया था ना बैंक में, तो बैंक क्या करती है, बैंक उसी पैसे को उठा के आगे लोगों को लोन दे देती है। बैंक के पास में घर में नोट की मशीन नहीं है, बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करती है बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए, ठीक है, बोरोवर्स को लोन के फॉर्म में पैसा देने के लिए। तो पीपल टेक लोन्स। अब देखो यहां एक दो लोग आए, कोट पेंट में आए जो, ठीक है, तो ये लोग कौन है, ये लोग जो आए, ये बिजनेसमैन होगा, तो ये पैसे से क्या करेंगे, ये पैसे से कुछ बिजनेस बनाएंगे बड़ा, ताकि जिसको कल और पैसा मिल जाए, तो ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो बोरोवर्स क्या करेंगे, पीपल टेक लोन्स फ्रॉम दी बैंक। तो ये बोरोवर्स ने लोन ले लिया। अब बोरोवर्स ने लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या करेंगे, लोन ले लिया, अभी पैसे से रिपे कर देंगे बैंक को, ठीक है। अब मतलब सभी माल्या थोड़ी ना होते हैं, अब जिन्होंने पैसा लिया है उधार, तो वो वापस भी लौटाएंगे। अब जब ये वापस लौटाएंगे ना, तो दे विल रीपे, ठीक है, दे विल रीपे लोन्स विथ इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट देंगे बैंक को। बैंक ने आम जनता को पैसा दिया था इंटरेस्ट के फॉर्म में, और बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक। तो मान लो क्या होता है, मान लो बोल रहा हूं अभी, मान लो कि बैंक ने इन्हें जब 10 लाख रुपए वापस पूरे के पूरे क्या कर दिए, लोन दे दिए। पूरा देती नहीं है बैंक, अभी क्यों नहीं देती बताऊंगा। बैंक ने जैसे इन्हें 10 लाख रुपए क्या कर दिए, लोन दे दिए, बोरोवर्स को 10 लाख रुपए दे दिए, ले जाओ। अब बोरोवर जब वापस आएंगे ना, तो बोरोवर्स क्या बैंक को थैंक यू बोलेंगे कि आपने पैसा दिया। बैंक बोलेंगे थैंक यू तो सही है, इंटरेस्ट भी दो इसके ऊपर, ठीक है, हमने आपको पैसा दिया है तो उसके ऊपर कुछ आप ज्यादा दो ना, आपने इस 10 लाख से बिजनेस बना लिया 1 करोड़ का, ठीक है, हमें कुछ तो ज्यादा दो। तो बैंक क्या करेगी, इनके ऊपर इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा चार्ज करेगी। जैसे बैंक ने 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, मान लो बैंक ने इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 10 लाख पे क्या है, 1 लाख जो है, तो 10 लाख पे बैंक 1 लाख और ले लेगी इनसे, 10 लाख पे 1 लाख और ले लेगी। तो बैंक के पास पैसा कितना आया, बैंक के पास 11 लाख रुपए आए, ठीक है, 11 लाख रुपए आए। और बैंक ने क्या किया, बैंक ने 10,50,000 वापिस कर दिया। 50,000 कहां गया, 50,000 बैंक की कमाई हो गई, ठीक है। ये जो एम्प्लॉइज है ना, अब इनका रोल आया, इनकी सैलरी वगैरह ये सारी चीजें, और साथ ही साथ और एक्सपेंशन का जो पार्ट होगा तो बैंक यहां से निकाल लेगी। गेटिंग द आइडिया, चीजें समझ में आई आपको। तो इस तरह से काम होता है बैंक्स में इस तरह से काम होता है। ये पूरी बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया लेम इन टर्म्स में बताया कि लोन एक्टिविटी होती है बैंक की, ये सिंपल समझाया मैंने आपको। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती है कि सबसे पहली चीज तो जितना भी टोटल डिपॉजिट आया, जैसे 10 लाख का डिपॉजिट आया ना, तो कभी भी बैंक क्या है, पूरा का पूरा 10 लाख लोन पे नहीं देगी। क्यों, क्योंकि मान लो किसी दिन क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई लक्ष्मीबाई है, तो अब लक्ष्मीबाई के क्या हो गया, बच्चे बीमार हो गए, वो बैंक में पैसा विड्रॉ करने गई कि मैंने मेरे 10,000 रुपए विड्रॉ करे थे, मुझे वापस दे दो। तो फिर बैंक तो अगर पूरा 10 लाख लोन पे चला देगा तो फिर इन्हें वापस कहां से देगा। तो बैंक क्या करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को एक गाइडलाइन दे देता है कि आपको एक पोर्शन जो है, ठीक है, जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ उसका एक पोर्शन जो है वो क्या करना होगा, अपने पास रखना होगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, कि कोई विड्रॉ करने अगर आए तो उसे आप वापस दे दो। अब यहां पे बैंक एक प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, बैंक ये मान के चलती है कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा लेने आ जाए। अगर सारे डिपॉजिटर एक साथ लेने पहुंच जाएंगे ना, तो बैंक हाथ खड़े कर देगी। क्यों, क्योंकि बैंक एक पोर्शन ही रखती है। मान लो क्या है कि 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ था, तो उसका 15% मतलब कितना होता है, 1 लाख
1,50,000, ठीक है, 1,50,000 जो है बैंक रखती है अपने पास, ठीक है, क्यों? वो डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए, बाकी का उठा के 8,50,000 लोन दे देती है। तो बैंक इस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि एक पोर्शन में रख लूं अपने डिपॉजिट्स का डे टू डे एक्टिविटी को, क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया तो गारंटी कि सब एक दिन नहीं पहुंच जाएंगे पैसा लेना है, और अगर सब एक दिन भी पहुंच गए तो पूरा पूरा पैसा अपना विड्रॉ कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बैंक उस प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया आपको। तो यहां पे ये बैंक की लोन एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, और ये तो समझ लिया हमने, आंसर कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मतलब आप अपने शब्द में लिखो, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में समझाने के लिए लिखा है, वो मैंने आपको समझा दिया, अपने शब्द में लिखो, सबसे बेहतरीन काम होगा। तो व्हाट इज द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक? तो बैंक में जैसे आप देखोगे बैंक डील्स विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, सम आर डिपॉजिटर्स, सम आर बोरोवर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट देयर अमाउंट विद द बैंक, देयर सरप्लस फंड विद द बैंक, ठीक है, उनके पास जो ज्यादा पैसा वो जमा कर दिया बैंक में। बैंक क्या करती है उस डिपॉजिट का, तो बैंक यूज दोस डिपॉजिटेड फंड्स एज अ अमाउंट टू लेंड लोन्स टू द बोरोवर, ठीक है। तो जो बोरोवर से उन्हें लोन देने के लिए बैंक उस डिपॉजिट का इस्तेमाल कर लेती है। अब क्या होता है, तो बैंक विल चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोवर, जब बोरोवर रिटर्न करने आएंगे ना तो उनके ऊपर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, ठीक है, एंड विल पे अ पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट अर्न टू द डिपॉजिटर्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स को एक पार्ट जो है वो इंटरेस्ट पे आउट कर देगी कि आपने 10 लाख रुपए जमा करे थे तो लो 5% के हिसाब से 50,000 ले लो, मैंने तो 1 लाख कमा लिया उस पे, ठीक है। बैंक का ये रूप रहता है। तो इस तरह से बैंक काम करती है। तो और इसमें क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिडरेशन का, कि बैंक कीप्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ। तो एक छोटा हिस्सा जो है, जैसे 15% का हिस्सा क्या है, बैंक अपने पास कैश के रूप में रख लेती है ताकि डे टू डे एक्टिविटी से काम चलता जाए। और बाकी जो पैसा बचा है, जैसे 8,50,000 जो बचा था हमारे एग्जांपल में, तो उसका क्या करेगी बैंक? बाकी पैसों का करता क्या है बैंक? अचार नहीं डालता है, वही वाली कहानी है। तो बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट दी लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो जिन लोगों को लोन चाहिए ये लो लोन, बदले में हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना, ठीक है, ये काम होता है। तो बैंक मीडिएट, बैंक यहां पे क्या काम कर रहा है, ध्यान रखना, बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, ठीक है। तो बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, ठीक है, द डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, ठीक है। और जिन लोगों को जरूरत होती है, तो उन लोग मतलब जिन लोगों को जरूरत है ना बोरोवर्स, तो बोरोवर को जरूरत होती है तो बोरोवर्स को क्या करता है, बैंक फंड दे देता है, ठीक है, कि ले जाओ आप, मेरा नहीं है, डिपॉजिटर का है, इसके लिए वापस भी देना होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक मीडिएटर का काम करती है बैंक बिटवीन द बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर्स। Banks charge a higher interest rate on the loans than what they offer on deposits. This is the point. This is the point which you have to remember. ठीक है, बैंक सस्टेन कैसे कर पा रही है? तो बैंक ने जो डिपॉजिटर्स से पैसा डिपॉजिट किया उस पर उन्हें इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, लेकिन जो बोरोवर्स को पैसा दिया उस पर चार्ज कर रही है इंटरेस्ट। तो बैंक की इनकम कहां से आती है? देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, सीधा सटीक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हाउ डू बैंक्स मेक प्रॉफिट? तो बैंक्स प्रॉफिट कैसे बना रही है कि बैंक्स आर चार्जिंग अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन दी बोरोवर्स, ठीक है, जो बोरोवर्स है उनके ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है देन व्हाट इज बीइंग पेड टू द डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स को 5% ही वापस मिल रहा है। खैर डिपॉजिटर तो 5% में भी खुश है, लेकिन बैंक क्या कर रही है, बोरोवर से हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को निकाल पाए, अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर पाए, ठीक है। जो डिफरेंस रहेगा ना, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज the difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositors is their main source of income, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, बैंक का डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज एंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज पेड, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 5% और 10% हमारा एग्जांपल था, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 5% बैंक की इनकम हो गई है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको सीधे सटीक तरीके से चीजें समझ में आ गई है, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या था, ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स थी, क्लियर हुआ। अब देखो क्या है, आपने मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है आपको, मनी पढ़ लिया, अब क्रेडिट पढ़ना है। तो क्रेडिट वाला जो पार्ट है ना, वो क्रेडिट वाले पार्ट में क्या होता है, देखो आपने सुना होगा ना कि लोन तार भी सकता है और डुबा भी सकता है, मतलब लोन के सहारे आप ग्रो भी कर सकते हो और आपका कह सकते हैं एक तरह से बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो आप मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर ये बोरोवर्स थे फॉर एग्जांपल, मैंने बताया, तो बोरोवर्स में ये कोट वोट पहन के जो दो कैरेक्टर आए थे वो कौन थे, वो बिजनेसमैन थे। वो लोन लेंगे तो लोन लेके कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाएंगे, वो उस लोन के पैसे से बिजनेस चलाएंगे। अगर वो 10% रीपे कर रहे हैं तो उन्होंने उस 10 लाख रुपए पे 50% पैसा भी कमाया होगा, ठीक है। तो लोन
अगर प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हो तो लोन क्या करता है, आपको फायदा देगा। लोन को अगर आप क्या करो, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो आपको नुकसान देगा। तो क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, क्रेडिट की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन वाला जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लूप करवा दिया मैंने, कनेक्ट करवा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, 2 अलग अलग तरह की क्रेडिट सिचुएशंस क्या हो सकती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पे आपको कुछ चीजों को कनेक्ट करना होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है। फाइन, अब बैंक की लोन एक्टिविटीज हमें समझ में आ गई थी कि आखिरकार बैंक पैसे का करता क्या है। अब पैसा जो है ना, तो वो या तो लोन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या फिर वो लोन आपको डेब्ट में डाल देगा। तो डेब्ट में कैसे डाल सकता है, फ्रूटफुल कैसे साबित होगा, ये दोनों चीजें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। 2 अलग अलग स्टोरीज है हमारे पास, उनकी मदद से समझेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सिचुएशंस यानी कि 2 अलग अलग लोन की सिचुएशंस, ठीक है, 2 अलग अलग लोन वाली सिचुएशंस। तो अब क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है, लोन का मतलब ये है या फिर क्रेडिट का मतलब ये है कि लेंडर जो होता है, ठीक है, द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज। 3 चीजें हैं, ठीक है, मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये चीज ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट। क्रेडिट से क्या समझ में आता है, तो क्रेडिट से ये समझ में आता है कि जो लेंडर है ना, लेंडर मतलब क्या है कि जो लेंड कर रहा है, लेंड कर रहा है मतलब कि जो दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, वो गुड्स भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, सर्विसेज भी दे सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या समझते हैं कि मान लो मैं आपके पास आया, मैंने बोला पैसे उधार दे दो यार थोड़े से, तो आपने बोला ले लो सर, ठीक है, आप पे तो विश्वास है आप वापस लौटा ही दोगे। तो क्या हो रहा है कि आप मुझे पैसे उधार दे रहे हो, ठीक है, पैसे उधार दे रहे हो किस होप में, ठीक है, मतलब मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं ना, रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो मैं आपसे, आप लेंडर हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको भविष्य में लौटा दूंगा, ठीक है, लौटा दूंगा। मैं तो किसी और, मतलब आपके दोस्त को दोगे तो दोस्तों का काम बड़ा खराब रहता है, कैसा कि पैसे यार दे दूंगा वापस, लेकिन वो लौटाते नहीं है, ठीक है, तो मैं लौटाने वाला दोस्त बनूंगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। तो द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट, ठीक है। आगे से गुड्स भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना कि उधार हमेशा पैसे ही मांगे जाए, उधार आप गुड्स भी मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या है कि भाई आप शॉपकीपर हो, आप होलसेलर के पास गए, होलसेलर से आपने क्या बोला, अभी दे दो सामान, मैं बेच दूंगा, मेरे पास पैसा जाएगा, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। तो क्रेडिट पे गुड्स लेना हो गया वो, ठीक है, तो गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट, लोन लिया आपने, किसका, गुड्स का लोन ले लिया एक तरह से। सर्विसेज, सर्विसेज मतलब क्या है कि आपने घर बनाया, आपने क्या करा, एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में आपने इलेक्ट्रिशियन से सारा काम करवा लिया, उस इलेक्ट्रिशियन को क्या कहा कि आज काम कर जाओ, जब 1 महीने बाद हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम आपको पैसा लौटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जैसे अगर आप समझोगे तो एक क्रेडिट सिचुएशन ये भी होती है, ठीक है, एक क्रेडिट सिचुएशन यह भी होती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई यहां पे, ठीक है, इतनी चीजें अगर समझ में आई तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और क्या आगे बढ़ते हैं कि आपको क्रेडिट समझ में आ गया, तो अब ये क्रेडिट फ्रूटफुल होगा या फिर आपको डेट में डाल देगा, डेट में मतलब कर्ज में डाल देगा, डेट ट्रैप में फंसा देगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट सिचुएशंस क्या है, ठीक है। तो हमारे पास में 2 क्रेडिट सिचुएशंस है, एक स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। अब ये स्टोरी ऐसा नहीं कि हमें एक एक कैरेक्टर याद करना है कि किसके साथ क्या हुआ, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है स्टोरीज। तो पहले किसकी स्टोरी पढ़ते हैं हम, स्टोरी ऑफ सलीम, ठीक है। तो सलीम की स्टोरी में ऐसा है कि सलीम वाज अ शू मैन्युफैक्चरर, शू वेंडर कह सकते हैं हम, कि जूते बनाता था। उसे फेस्टिवल वाले सीजन में क्या होता है, 3000 जूतों का ऑर्डर मिल जाता है कि 3000 जूते बना लो। अब सलीम तो ये सोचेगा ना कि मैं कैसे बना लूंगा, मशीन थोड़ी ना हो, उसे कुछ लोगों की मदद लगेगी, उसमें कुछ लोगों को हायर कर लिया, कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, और ये पूरा सामान जब वो सप्लायर को, मतलब जिसने ऑर्डर दिया उससे दे देगा, तब पैसे मिल जाएंगे 3000 जूतों के। लेकिन उसके सामने सिचुएशन ये थी कि अभी लोगों को हायर करना है, रॉ मटेरियल लाना है, पैसा कहां से आएगा। तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है लेदर सप्लायर के पास में। लेदर सप्लायर से बोलता है कि प्लीज गिव मी लेदर ऑन क्रेडिट। उसके पास पैसा नहीं था, उसने लोन ले लिया। एक सिचुएशन ये है कि आपने रॉ मटेरियल का लोन ले लिया, जब कल को पैसा आएगा तो मैं लौटा दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको लौटा दूंगा, इस तरह की बात कर ली। तो सलीम की यहां पे कहानी समझ में आई ना आपको। सलीम की कहानी क्या है, सिंपल सी है कि वो गया, ठीक है, ही वेंट टू लेंडर एंड लेंडर सप्लाइड हिम, ठीक है, द गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्यों,
फॉर दी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट की वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा उस चीज की। तो उसने उस तरह से लेदर ले लिया, फिर क्या है जिसने ऑर्डर दिया था उस चीज से उसने पैसे ले लिए एडवांस, बोल दिया कि तुम्हें 3000 जूते चाहिए ना, 1000 जूते के पैसे अभी दो, मैं बना के दे दूंगा 3000 पूरे और बाकी के 2 के बाद में दे देना। और इस तरह से क्या है कि जो टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन तक उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, उसको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, उसका जिससे जो भी लेना देना था दे दिया और उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये क्रेडिट सिचुएशन कैसी है, ये क्रेडिट सिचुएशन है मुस्कुराओ वाली। क्यों मुस्कुराओ वाली? कि यहां पे आप देखोगे तो क्रेडिट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी हेल्पफुल रोल फॉर सलीम। समझ में आ गया? तो सलीम की गाड़ी चल पड़ी लोन से। अब दूसरी स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ स्वप्ना। अब स्वप्ना क्या है, मूंगफली की खेती करती है। मूंगफली समझते हो ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं बचपन में सुना था ऐसा। तो मूंगफली की खेती करती है। अब पता है खेती जो होती है ना, अधिकतर आपने सुना होगा, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आप में से कुछ बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी है ना, तो आपने सुना होगा कि खेती का एक जुआ है। जुआ कैसे है कि यू आर मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यू हैव टू कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स। सब कुछ अच्छा था, मौसम खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो पैसे मतलब खेती में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है पहले, तो वो आपका पूरा पैसा चले गया, आप घाटे में चले जाते हो। ठीक है, तो स्वप्ना ने भी क्या सोचा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक तो रहना पड़ेगा ना। नो वन इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन अ फार्मर। ठीक है, किसान से ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है। हर साल वो बीज लगाता है इस उम्मीद में कि फसल तो आएगी ही आएगी। तो वैसे ही स्वप्ना ने भी क्या सोचा कि अब खेत है तो खेती तो करना पड़ेगी। तो स्वप्ना ने क्या लिया, लोन लिया। लोन लेके उसने सोचा कि मेरी फसल आएगी जब मैं रीपे कर दूंगी। लेकिन वही वाली बात है कि मौसम बिगड़ गया, पेस्ट वगैरह लग गए, उसके चलते उसकी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो जो लोन लिया था उस लोन पे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि स्वप्ना ने 10,000 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, 10,000 रुपए का लोन लिया था। अब उस पर उसका इंटरेस्ट और देना पड़ेगा 1,000 रुपए। ठीक, अब क्या होता है, ये पूरी सिचुएशन थी, अब लेकिन फसल ही नहीं हो पाई, तो क्या होता है, फसल नहीं हो पाई, उसकी कमाई 0 रुपए की हुई, लेकिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया है। अब क्या है, अब यही वाली बात है कि 11,000 चुकाएगी कैसे वो, तो चुकाने का एकमात्र उसके पास रास्ता यही है कि वो फिर खेती करे, लेकिन फिर खेती करने के लिए फिर पैसा लगेगा। तो उसने 10,000 रुपए का फिर लोन लिया। ठीक है, 10,000 रुपए का फिर लोन लिया, इस पर इंटरेस्ट फिर 1,000 रुपए देना पड़ेगा। अब होपफुली अगर इस साल उसकी फसल अच्छी हो भी गई होती है, मान लो इस साल उसकी अगर अच्छी फसल हो गई है, तो यहां पे क्या अच्छी फसल हो भी गई तो अच्छी कितनी होगी, खूब से खूब 25,000 की होगी। ठीक है, खूब से खूब 25,000 की होगी। तो इतना पैसा जो उसने कमाया वो पूरा का पूरा जो उसका बैकलॉग था उसको रीपे करने में निकल जाएगा। अब अगले साल फिर वो उस मोड़ पे खड़ी है कि फिर से लोन लेना पड़ेगा। अगले साल अगर फिर फसल खराब हो गई तो वो एक साइकिल में फंस जाएगी। ठीक है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि स्वप्ना की जो कहानी है, ठीक है, स्वप्ना की जो कहानी है, तो वहां पे स्वप्ना के केस में क्रेडिट ने उसे डेट ट्रैप में फंसा दिया। ठीक है, डेट ट्रैप में फंसना मतलब क्या है कि आप कर्ज के एक साइकिल में फंस गए हो। ठीक, और स्पेसिफिकली जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन रूरल एरियाज क्रेडिट इज यूज्ड for performing the activities such as buying the seeds, ठीक है, fertilizers, pesticides, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए लोन लिया जाता है। अब इन सारी चीजों को खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया और अगर फसल नहीं हुई तो फिर क्या होगा, फिर आप एक तरह से फिर से लोन लेने जाओगे और आप एक साइकिल में बंध जाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में क्रेडिट इज पुशिंग दी बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप। ठीक है, एक साइकिल में डाल दे रहा है, धक्का दे रहा है, जहां से रिकवरी क्या हो जा रही है, डिफिकल्ट पॉसिबल हो रही है, मतलब रिकवरी डिफिकल्ट सी लग रही है। ठीक, ये किसकी केस थी, ये स्वप्ना की केस थी, सेकंड केस था। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुस्कुराओ जरा आप लोग भी और इस सवाल का जवाब दो। देखो, तो क्वेश्चन सिंपल क्या बन सकता है यहाँ पे, व्हाट आर दी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट विल प्ले कह सकते हैं क्रेडिट विल प्ले अ हेल्पफुल रोल और अ सिचुएशन वेयर द बोरोवर विल फॉल इनटू द डेट ट्रैप। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन बन के आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्रेडिट में बी फ्रूटफुल एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ सलीम। ठीक है, अब स्टोरी नहीं लिख के आना है। ठीक है, एंड इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर दी मेनी पीपल एज वी हैव सीन इन द स्टोरी ऑफ स्वप्ना। तो दोनों केस हो सकते हैं। अब क्या क्रेडिट, अब मतलब बोलो सर हाथ देख के बता दो कि हम लोन लेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका लोन आपके लिए फ्रूटफुल या हार्मफुल साबित होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ सलीम अगर जैसे देखें तो सलीम के केस में जो उसने लोन लिया तो उस लोन से सलीम की मदद मिली है। ठीक है, द क्रेडिट हेल्प्ड हिम। ठीक है, हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीजिंग हिज अर्निंग्स। तो यहां पे सलीम को मदद मिली है। ठीक है, तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। यहां पे सलीम के केस में क्रेडिट ने एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया।
अगर वही स्वप्ना की अगर बात की जाए तो स्वप्ना के केस में क्या होता है, क्रेडिट पुश्ड हर इन डेब्ट ट्रैप। ठीक है, डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या है कि स्वप्ना को एक तरह से एक जाल में फंसा दिया गया। किस चीज के जाल में, कि वो उसने लोन लिया, लोन लेके इंटरेस्ट भी बढ़ गया, फसल भी नहीं हो पाई, तो आगे और खेती करने के लिए फिर लोन, और लोन के लोन ऊपर बढ़ते चले गए, और वो कह सकते हैं क्या है कि क्रेडिट उसके लिए हार्मफुल साबित हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल, शी हैड टू सेल पार्ट्स ऑफ द लैंड टू रीपे लोन। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, फसल हो नहीं रही, तो फिर क्या करना पड़ता है, स्वप्ना जैसे केस में जमीन बेच देना पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, वो एक डेट ट्रैप में फंस गई है, उसके लिए क्रेडिट हार्मफुल साबित हो गया। अब अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अब अगर हम एनालाइज इसको ऐसे करें कि क्रेडिट आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या हार्मफुल साबित होगा, तो इट विल डिपेंड, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करेगा, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, therefore it depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss or not। ठीक है, तो रिस्क कितना है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। अब मान लो क्या है, जैसे कि सलीम एक अच्छा थोड़ा मैन्युफैक्चरर होता, उसने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा होता, तो अगर लॉस हो जाता तो वो इंश्योरेंस से बच सकता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो कुछ इंश्योरेंस भी नहीं रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा रहते हैं, कुछ कम मिलेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं रहता है। तो दीज आर दी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो वेदर द क्रेडिट विल बी फ्रूटफुल और हार्मफुल विल डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस और नॉट। सो दीज आर दी टू थिंग्स। आगे ना समझ में, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में देखो एक चीज और समझना कि क्रेडिट की यूजफुलनेस, क्रेडिट की फ्रूटफुलनेस या हार्मफुलनेस डिपेंड करती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का होगा हमारा। अभी के लिए इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।